नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश के खबरों के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच 3 दिन में ही खत्म हो गया। टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक ही 30 विकेट गिर गए थे और तीसरे दिन पूरा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, जिसके बाद इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच की जमकर आलोचना हुई। अब ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने होलकर की पिच को खराब घोषित कर दिया है और ICC का यह फैसला मैच रेफरी की रिपोर्ट पर लिया गया है, जो दोनों टीम के कप्तान की सहमति से लिया गया था। और अब यह भी हो सकता है कि होलकर स्टेडियम पर 1 साल का बैन लग जाए। और ये जानकारी ICC ने ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिन में ही टेस्ट मैच खत्म हुआ। इसके बाद कई तरह के सवाल उठे, जिस तरीके से इस मैच का समापन हुआ, जिस तरीके से विकेट्स गिरे हैं, पिच पर सवाल उठे। और अब मैच रेफरी की रिपोर्ट पर ICC ने फैसला लिया है। हो सकता है कि 1 साल के लिए होलकर स्टेडियम के पिच को, होलकर स्टेडियम को प्रतिबंधित कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। दीपक यादव हमारे स्टूडियो की और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर में इस वक्त हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़े हैं। दीपक, जिस तरीके से विकेट्स गिरे, जाहिर सी बात है क्रिकेट प्रेमी खास से निराश थे और लगातार सवाल भी उठ रहे थे। क्या फैसला हो सकता है आगे होलकर स्टेडियम को लेकर? देखिए, दरअसल जो तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में खेला गया था और जिस तरीके से 2.5 दिन के कम समय में ही पूरा मैच खत्म हो गया, उसको लेकर कई बार ये सवाल खड़े हो रहे थे कि जो पिच है उस पिच को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। और उसमें ICC ने जो रैंकिंग दी है उसमें -3 की रैंकिंग यहाँ पर होलकर स्टेडियम का पिच को दी गई है, जिसमें इसे पुअर पिच माना गया। ये रिपोर्ट जो मैच रेफरी क्रिस बॉर्ड और ने सबमिट की है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की सहमति से रिपोर्ट पेश की गई है और जिसमें निश्चित तौर पर होलकर स्टेडियम के लिए कहीं न कहीं बड़ी निंदनीय बात है। और इसके पूर्व में भी 25 दिसंबर 1996 की बात को याद करें तो तब भी नेहरू स्टेडियम पर इसी तरीके से जब पिच खराब होने की वजह से मैच पर बैन लगा था और उसके बाद नेहरू स्टेडियम में कभी कोई क्रिकेट मैच नहीं हुआ। उसके बाद होलकर स्टेडियम का निर्माण किया गया और जिसमें कि लगातार अच्छे मैचेस होते रहे हैं। और ये निश्चित तौर पर MPCA के लिए भी काफी शर्मनाक बात है कि जिसमें कि इस तरीके से ICC की जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उसमें -3 की रैंकिंग दी गई है और इसी तरीके की कंटिन्यूटी रहती है, इस तरह की खामियां नजर आती है। तो हो सकता है कि 1 साल के लिए होलकर स्टेडियम में मैच, इंटरनेशनल मैच को लेकर बैन भी लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन की बात करें तो इस पिच को काफी ड्राई माना गया था। पहले दिन ही पिच में क्रैक्स आने लगे थे, जो कि टेस्ट मैच में दूसरे तीसरे दिन आने लगते हैं। कि कहीं ना कहीं इस पिच को तैयार करने में जो कमी रह गई है उसकी वजह से अब ये बदनामी झेलनी पड़ रही है। ये कहा जाए कि 1 साल के लिए अब ये बैन भी लग सकता है। दीपक, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि केवल 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ और जिस तरीके से यहां पर विकेट्स गिरे हैं, जिस तरीके से पिच ने टर्न लिया, सवाल कई उठते रहे। इस बीच अब यह खबर आ रही है कि मैच रेफरी की रिपोर्ट पर ICC ने फैसला लिया है कि 1 साल के लिए इस स्टेडियम पर बैन लग सकता है। दोनों ही टीम के कप्तानों के साथ इस बात को लेकर चर्चा हुई। बढ़ते अगर शुरू करते खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। एक तरफ जहां गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर नियम संचालन पुस्तिका फेंकने का आरोप लगाया और आखिरकार विधानसभा कार्रवाई 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही विपक्ष की नारेबाजी के बीच शुरू हुई। सदन में कागज फेंके गए। बजट सत्र के 5वें दिन स्पीकर गिरीश गौतम के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे लेकर आज विधानसभा सत्र में जमकर हंगामा हुआ। प्रस्ताव में 48 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंककर मारने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो सदन में स्पीकर से पूछ रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कब कराएंगे, तो इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियम संचालन पुस्तिका उनकी ओर जोर से फेंक कर मारी। माननीय विधानसभा के समक्ष पूरे सदन के सामने
नियम प्रक्रिया से जो कार्रवाई संचालन नियम है उसको विपक्ष के मेरे ऊपर और मेरे साथियों पर फेंक के मारा। इधर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए हस्ताक्षर में कमलनाथ ने साइन नहीं किए हैं। मैं अविश्वास प्रस्ताव का जो दी गई है इसमें दस्तखत है। इन दस्तकों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं, जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। दूसरी ओर विधायक जीतू पटवारी के बंगले पर कांग्रेस के तमाम नेता और विधायक इकट्ठा हुए। कमलनाथ से चर्चा के बाद कांग्रेस 13 या 14 मार्च को बड़े आंदोलन की तैयारी में है। पर जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, महंगाई के विरोध में, बेरोजगारों के साथ कांग्रेस है। इसके लिए बड़ा आंदोलन 13 या 14 तारीख को आज कमलनाथ जी से बात करके कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। अध्यक्ष जी से बात करके कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। ऊपर 5-10 लोग होगा कि नहीं बजट सत्र 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इसी सत्र के मुद्दे को लेकर आंदोलन की राह पर निकल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई जिसमें सिंचाई परियोजनाओं और सीएम राइज स्कूल को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक की बड़ी बातें आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। MP में आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई। इस बैठक में कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी मिली, जिसमें बिजना हरई माइक्रो सिंचाई सिवनी जिला परियोजना को मंजूरी मिली। इसके अलावा सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी, चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558 करोड़ की स्वीकृति, 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ अशोकनगर जिले में मिलेगा। वहीं सीएम राइज योजना के तहत 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सहमति के साथ कुल 95 स्कूल बनेंगे। कृषि कल्याण विभाग के तहत विश्वविद्यालय की आवश्यकता के लिए 75 करोड़ विकास निधि में अलग मद में राशि मंजूर की जाएगी। 28,000 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। सीएम राइज योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक शाला भवनों के निर्माण हेतु कैबिनेट ने सहमति दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले किसानों और युवाओं को साधने का कोई भी मौका सरकार छोड़ना नहीं चाहती। भोपाल में 3 दिवसीय धर्म धम्म सम्मेलन का आगाज हो चुका है। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और धर्म को लेकर अपने विचार भी रखे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल में 3 दिवसीय 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया। धर्म धम्म सम्मेलन में 15 देशों के 350 से ज्यादा विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महर्षि पतंजलि, गुरु नानक, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म की आधारशिला मानवता पर टिकी हुई है। आज से 2000 वर्ष से भी पहले हमारे देश में धर्म महात्मा के पद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। सीएम शिवराज ने कहा कि विद्वानों के चिंतन से जो अमृत निकलेगा उससे विश्व को दिग्दर्शन मिलेगा। पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से जो अमृत निकलेगा वो दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने में सफल होगा। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अलीराजपुर में आदिवासियों के पारंपरिक उत्सव में वो शामिल हुए और 15 माह की कांग्रेस सरकार की तारीफ की और हर बार की तरह उनके निशाने पर एक बार फिर सीएम शिवराज रहे। अलीराजपुर के उदयगढ़ में आदिवासियों के पारंपरिक भगोरिया उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। कमलनाथ ने मंच से कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कामकाज गिनाए। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था, प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया था। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सिंह चौहान कलाकारी से इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं होता। हमारा दुखी किसान, हमारा किसान जो अन्याय में झेल रहा है,
हमारा बेरोजगार नौजवान, हमारा छोटा व्यापारी, ये सब तस्वीर अपने साथ सामने रख लीजिएगा। ये तस्वीर रख के मेरे आपसे प्रार्थना है, सच्चाई का साथ दीजिएगा। भगोरिया उत्सव में कमलनाथ ने आदिवासी नृत्य दलों के साथ नृत्य कर ढोल मांदर पर हाथ भी आजमाया। ग्वालियर में एयरपोर्ट की तर्ज पर हो रहे रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के पूरा होने के बाद इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, जिसे लेकर रेलवे के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में 523 करोड़ की लागत से बन रहे मॉडर्न रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि रेलवे के अफसरों के साथ उनकी बातचीत चल रही है और जल्द ही इसे लेकर ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया है, जिसे अगले 40 साल के लिए 1,40,000 यात्री क्षमता का बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस के साथ हम लोगों का वार्तालाप चल रहा है। जब भी प्रधानमंत्री जी तारीख देंगे, उस तारीख के तहत ग्वालियर के रेलवे स्टेशन का शिलान्यास भी हम लोग करेंगे। तो कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। जब चुनाव का वर्ष होता है तो इस सरकार ऐसी तमाम घोषणा करती है। ये सबको मालूम है कि आज जो घोषणाएं की जाएंगी वो चुनाव तक पूरी नहीं हो पाएंगी। रेलवे स्टेशन की जहां तक बात है, ये मुद्दा नया नहीं है, कई वर्षों पूर्व का मामला है। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों को साधने के लिए बीजेपी अन्य मुद्दों के साथ विकास का कार्ड भी खेलेगी, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट मास्टर कार्ड साबित हो सकता है। ग्वालियर में हुए व्यापार मेले में से इस साल 23,000 गाड़ियां शहर की सड़कों पर तो आ गई, लेकिन इससे ट्रैफिक भी बढ़ गया। लिहाजा अब शहर की लगभग हर सड़क में सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जाम के हालात बन रहे हैं। एमपी सरकार ने ग्वालियर के व्यापार मेले से 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहन उठाने पर 50% रोड टैक्स की छूट दे दी थी, जिसके चलते 52 दिनों तक चले मेले में 23,000 वाहन शहर की सड़कों पर आ गए। छूट की वजह से लोगों को 71 करोड़ 41 लाख रुपए की बचत हुई, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया। ये हाल तब है जब शहर सिकुड़ता जा रहा है। वाहनों को पार्क करने के लिए पार्किंग तक की सुविधा नहीं है, लेकिन नेता क्यों खुश है, आप भी सुनिए। मेला ऐतिहासिक रहा है, आप लोगों के सहायता के आधार पर और ग्वालियर के हर एक नागरिक के सहायता के आधार पर, तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक जाम के हालात न बनते हों, जिसे कांग्रेस अब मुद्दा बना रही है। आज इतने वाहन यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, कहाँ चलेंगे? इन्हीं सड़कों पे चलेंगे। इन सड़कों की व्यवस्था हो नहीं पा रही। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू करेंगे तब थोड़ा सा लोगों पे वाहनों का दबाव कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार्केट आना जाना शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 23,000 वाहन के सड़कों पर आ जाने से शहर में ट्रैफिक तो बढ़ा है, जिसे सरकार और प्रशासन को ही निपटना होगा। टारगेट, अचीवमेंट और परफॉर्मेंस, इन शब्दों का दबाव एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी झेल नहीं सका। उसने इससे मुक्ति के लिए मौत का रास्ता चुना और युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पहली नजर में तो मामला आत्महत्या का नजर आ रहा है, लेकिन क्या कभी इस विषय पर चर्चा हो पाएगी कि प्राइवेट नौकरी में जॉब सिक्योरिटी के जंजाल में फंसे एक इंसान की मानसिक स्थिति क्या होती है? फांसी पर लटका हुआ ये शख्स बजाज फाइनेंस कंपनी का एक कर्मचारी है, जिसकी आत्महत्या की वजह टारगेट पूरा करने का दबाव बताया जा रहा है। मामला सतना के गढ़िया टोला का है। मृतक युवक का नाम शिवेंद्र सिंह बघेल है। लुरमी गांव का निवासी था, जो सतना में रहकर नौकरी करता था। आत्महत्या से पहले युवक ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने अपने मैनेजर, कंपनी के अन्य अधिकारियों को अपनी मौत का जिम्मेदार भी बताया है। बताया जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी द्वारा कर्मचारी पर टारगेट पूरा करने का दबाव डाला जा रहा था। बैंक यहाँ के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर की वजह से फाइट कर रहा हूँ। हम उसकी पे मुकदमा कायम करके कार्रवाई कर रहे हैं। आज घटना से नाराज मृतक के परिजनों ने बजाज फाइनेंस कंपनी के सामने उसकी लाश रखकर प्रदर्शन किया। हमारा शिवेंद्र तो चला ही गया, लेकिन जो और शिवेंद्र शहर में नौकरी कर रहे हैं, कोई दूसरा शिवेंद्र ऐसा न तैयार हो पाए। सवाल ये है कि क्या परफॉर्मेंस, टारगेट और प्रोग्रेस के नाम पर युवाओं को इतने दबाव में रखा जा रहा है कि वो इस जंजाल से बाहर निकलने का विकल्प केवल मौत को ही समझने लगे हैं।